बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात, ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन के लिए इतने नेमात से बैठे हुए हैं, और मैं अपने मेहमानों का भी वेलकम करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जमा इस्लामी पाकिस्तान का ये 3 रोज़ा इज्तिमा है और हम सब अपने इन मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और मेरे लिए एक आसानी ये है कि जो चेहरे आपके सामने बैठे हुए हैं ये अपनी फील्ड के और स्किल के लिहाज से पाकिस्तान के वो रोशन सितारे हैं, वो रोशन चेहरे हैं जिनका मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा तारुफ नहीं करवाना पड़ रहा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नवीद अली बेग साहब। नवीद अली बेग साहब एक बहुत बड़ी कंपनी इनोवेटिव के CEO हैं और बनुकाबिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोनस रहमान साहब। आप सब ने rozi.pk का नाम सुना होगा, और इसके अलावा भी बेशुमार वेंचर्स हैं जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान के टेक की खिदमत कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रेहान अल्लाहवाला, जो ख़ुद से एक ब्रांड है और उन्हें किसी कंपनी के नाम से पहचानने की ज़रूरत नहीं है। AI के हवाले से पाकिस्तान में एडवोकेसी का जितना काम हो रहा है वो इसके लीडर हैं, इस पे बात करते रहते हैं। उसके साथ तशरीफ़ फरमा है सलमान शेख साहब। सलमान शेख साहब का तारुफ आपके लिए पिछले 2 दिनों से तो अब पुराना हो गया है। बनुकाबिल के इब्तदाई लोगों में से हैं, इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बनुकाबिल के, और मीडिया की एक बड़ी फर्म भी चला रहे हैं। इसके साथ साथ जमा इस्लामी पाकिस्तान की सोशल मीडिया को भी लीड कर रहे हैं। तो मैं आप सब की जानिब से अपने मेहमानों का दोबारा वेलकम करता हूं। हमें 2 मज़ीद मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जिनका मैं आपको एडवांस में तारुफ करा देता हूं, ताकि उसके बाद हम अपने पैनल डिस्कशन की तरफ जाएं। हमारे साथ शरीक होंगे जाहिद हुसैन चीपा साहब, जिनको एक सेशन में आज आपकी मुलाकात उनसे हुई। इस्लाम 360 एक बहुत बड़ी खिदमत है इस्लाम की जो उन्होंने इस ऐप के ज़रिए की है, और आप और हम सब उस ऐप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उनको अपनी दुआओं में भी याद रख रहे हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हम्माद अली ज़ई साहब। डॉक्टर हम्माद AI क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट हैं, लम्स यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के चेयर हैं, और इसके साथ साथ वो लम्स का जो लम्स लर्निंग इंस्टीट्यूट है जो फैकल्टी ट्रेनिंग का काम करती है उसके डायरेक्टर भी हैं। वो भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं नवीद अली बेग साहब से शुरू करूंगा और हम उनसे समझेंगे कि आज जो हमारा पैनल डिस्कशन है डिजिटल पाकिस्तान और पाकिस्तान के यूथ के लिए IT रेवोल्यूशन का, तो हम पाकिस्तान में IT का जो इस वक्त सिनेरियो है वो क्या है और इंटरनेशनली हम इसमें कैसे कम्पीट कर रहे हैं। नवीद अली बेग साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं मौजू पे आता हूँ। यहाँ इस इज्तिमा आम में बहुत सारे सेशंस हुए हैं, उसमें से एक सेशन इकॉनमी के ऊपर भी था और उसमें बड़े बेहतरीन लोगों ने तकारीर की हैं, और मैं ये सुन रहा था कि इस मुल्क के अंदर मादनियात की दौलत पाई जाती है, इस मुल्क के अंदर पानी की बड़ी दौलत है, और यहाँ तक कहा गया कि 4 ट्रिलियन के मादनियात हैं। ये हमारी बताया जाता है, और बड़े यानी वज़ीर आज़म और दीगर जो लीडरान हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास ये है और वो है। मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी दौलत ये 25 करोड़ अवाम है, और उसमें से 65% जो नौजवान हैं, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और हमारे 78 साल से हुक्मरानों ने इन 25 करोड़ अवाम को ही निगलेक्ट किया है, और खुसूसन नौजवानों को निगलेक्ट किया है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हर किस्म की तजावीज़ और हर किस्म की स्कीम्स और प्रोग्राम्स पे काम किया, सिवाय एजुकेशन के ऊपर और खुसूसन टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर। आज भी पाकिस्तान में सिर्फ 75,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं IT के, जबकि हमारे पड़ोस में 15 से 20 लाख ग्रेजुएट्स
हर साल प्रोड्यूस होते हैं। अब कोई कंपैरिजन नहीं है। आप देखिए कि अगर हम 1/6 उनकी पॉपुलेशन से, तो कम से कम 1/6 होते। हम अगर इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर देते तो आज जैसे कि हाफिज साहब कह रहे थे कि असल पोटेंशियल हमारा 12 से 15 बिलियन डॉलर का है। बहुत आसानी से ये 3.8 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है, ये बहुत आसानी से 12-15 क्या मैं समझता हूं 25 बिलियन डॉलर भी हमें कहीं जाकर के कर्जा मांगने की जरूरत नहीं थी। हम आईटी के अंदर, दरअसल मसला ये है कि आईटी के अंदर बहुत बड़ा इस वक्त ह्यूज गैप है, और ये जो एआई का एक रेवोल्यूशन आया है इसने तो दुनिया ही बदल के रख दी है। इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इसमें बल्कि बाज़ औक़ात महसूस ऐसा होता है कि शायद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो, इस पे बहस शुरू हो गई है कि कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो ही एआई के अंदर, लोग चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज के उपयोग, कंप्यूटर और सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जो होते हैं वो एक मरतबा खरीदे जाते हैं, उसके बाद उनको चलाने वाले लोग होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, एआई जानने वाले लोग होते हैं। ये लोग चाहिए होते हैं, और ये लोग हम प्रोड्यूस अगर 75,000 की जगह 7.5 लाख और 7.5 लाख की जगह अगर 15 लाख भी हम प्रोड्यूस कर दें। हमने अपने तौर पर, जब हाफिज नईमुर रहमान ने हमें इस जानिब मुतवज्जे किया, तो हमने ये देखा कि नौजवानों को तो मैट्रिक और इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में जाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की उनको फीस देनी पड़ती है, तो वो नहीं जा सकते और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं मैट्रिक और इंटर के बाद। उनके लिए हमने प्रोग्राम बनो काबिल का लॉन्च किया। हमारा ख्याल था कि शायद 5 से 10 हजार, 15-20 हजार लोग पढ़ेंगे, लेकिन मूनी साहब आपको हैरत होगी, सिर्फ कराची में 70,000 लोगों को हम पढ़ा के निकाल चुके हैं, और इस वक्त तकरीबन 5-6 लाख लोग इंशाल्लाह क्लासेस शुरू करने वाले हैं मुल्क के 24 शहरों के अंदर, और एक बड़ी तादाद में ये रेवोल्यूशनाइज करेंगे हम। ये हम सिर्फ स्मॉल स्किल्स दे रहे हैं, आईटी स्किल्स दे रहे हैं, ताकि वो बच्चा जो है वो कमाने के काबिल हो जाए, बच्चा या बच्ची। और ये बच्चे शाहिद साहब अपने घर बैठ करके 500 से 1000 डॉलर पर मंथ आसानी से कमा रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब इसको मजीद आप एलैबोरेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें जो एआई बबल का जिक्र है तो वो तो हम करेंगे रेहान भाई से, लेकिन उससे पहले मोहनस भाई, आपने तो बहुत बड़े बड़े वेंचर्स काम बनाए हैं, तो आपसे ये सवाल करना कि पाकिस्तान में क्या वो रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से हम डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर पा रहे। ये सवाल आप जैसे कामयाब एंटरप्रेन्योर के लिए तो यानी आपने इसको देखा है, इस सिस्टम को देखा है, और इसमें से आपने अपनी मैन्यूवरिंग करके निकाल लिया है, लेकिन बहुत सा यूथ है जिसको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या टेक है कि वो क्या बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनने में रुकावट पैदा कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूं कि आज के दौर में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जब rosie.pk का आगाज हुआ था 2003 में, तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 मिलियन इंटरनेट यूजर थे। जो लोग इंटरनेट पे आते थे वो अपने ऑफिस के जरिए आते थे, एक तार अपने लैपटॉप के अंदर प्लग करके आते थे। जब वो घर जाते थे तो इंटरनेट मौजूद नहीं होता था। ये सब चेंज हो गया है। अब आज इस मुल्क में 7 करोड़ लोग हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट है, उस मोबाइल फ़ोन पे जैज़ कैश, इजी पैसा है, ट्रांजैक्शंस भी हो जाते हैं। और अब उस मोबाइल फ़ोन में चैट जीपीटी और एआई के टूल्स भी आ गए हैं जो कि हमारी ज़बान बोलते हैं, जो कि उर्दू बोलते हैं। और हमें अगर एजुकेशन हमारी इतनी नहीं है तो हमारी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग है उसकी, और जवाब भी आवाज़ के ज़रिए उर्दू ज़बान में, अपनी ज़बान में हमें मिल जाता है। सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी नौजवानों में, जिससे हम देखते थे कि ये नौजवान क्या आगे जा सकता है या नहीं है, वो होती थी उसकी जो तालीम है और उसकी इंटेलिजेंस, जहानत। एआई के दौर में एआई की जो एबिलिटी आ गई है और हर रोज़ इम्प्रूव हो रही है, इतनी जहानत एआई में है जो कि आपकी जेब में है। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है और तालीम नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी जेब में एक ऐसी चीज़ है जिसको हर चीज़ के बारे में हर चीज़ आती है, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं।
तो rosie.pk जब हमने स्टार्ट किया था तो वो उन लोगों के लिए था जिनके पास लैपटॉप्स थे, जो इंटरनेट पे जाके अंग्रेजी में एंटर करके अपना जो बायो डेटा एंटर करते थे और फिर उनको जॉब्स के साथ मैच करते थे। वो बहुत कम लोग थे। पाकिस्तान में हमारे 20 मिलियन लोग ऐसे हैं, 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वाइट कॉलर, जो एजुकेटेड लोग हैं, मगर 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास तालीम नहीं और ब्लू कॉलर एजुकेशन में नहीं आते थे। अब एआई के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हमारा एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो रहा है जिसके जरिए कोई भी वॉइस नोट के जरिए सीवी बना के एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज अब ढूंढ सकता है। हमारे 20 लाख लोग, 20 लाख नौजवान हर साल एजुकेशन उनके पास नहीं होती, वर्कफोर्स में आते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, तो फिर हम सोचते हैं इनके साथ क्या करें। और जैसे नवीद साहब ने बात की है, हमारे नौजवान हमसे हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं और उनको अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वी हैव नेवर बीन एबल टू यूटिलाइज दैट एबिलिटी। आज हम कर सकते हैं। एआई के जरिए हमने ये देखा है, जो लोगों के पास तालीम और एजुकेशन इंटेलिजेंस नहीं है, वो एआई के जरिए बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड लोग करते थे पहले। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे अवाम में जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो 4 करोड़ लोग हैं, अब वो इस तरह के काम कर सकते हैं जो इससे पहले नहीं हो सकता था। तो ये हमारी एक बहुत ह्यूज एसेट है। तो आई थिंक ये कहना कि ऑब्स्टिकल्स है, आज के दिन में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ऑब्स्टिकल हम ही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान भाई, आपसे तो एक सादा सवाल है, वो ये है कि ये जो आपका ईमान है कि पाकिस्तान का हर बच्चा $1000 कमा सकता है, और इसके लिए आप पिछले सालों से आपके 3-4 स्लोगन पूरे मुल्क में पॉपुलर हुए हैं, तो इस यकीन की आप क्या वजह आपके जहन में है कि हम ये कर सकते हैं? और ये जो नौजवान इस इज्तिमा में आए हैं, तो आप उनको क्या रास्ता दिखाएंगे एआई के इस दौर में? नंबर 1। और थोड़ा सा नवीद भाई ने जिक्र किया, तो ये जो एआई का बबल भी आजकल एक ज़ेर बहस है, तो इसको भी आप अपने जवाब में एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया। इकबाल ने कहा था, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर दे, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। ये जो खिरत है, ये हमारी सोच है, और हमारी सोच ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। आज से 125 साल पहले दुनिया में, अमेरिका में भी 98% लोग एग्रीकल्चर करते थे, और साल में 2 दफा एग्रीकल्चर होता है, 2 फसलें लेते हैं। इंटरनेट को आए हुए 25 साल हुए हैं, और हमारे यहाँ हजरत कोविड अलैहिस्सलाम ने इंटरनेट को आम किया है। इंटरनेट पर रोज फसल होती है, साल में 2 फसल नहीं होती। तो इस वजह से हमें आदत क्या है, साल में 2 फसल लेने की। तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा की औकात ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो हम अपने आप को खुद रोक देते हैं आगे जाने से। अरस्तु ने 2500 साल पहले कहा था कि इंसान कोई चीज नहीं है, सिर्फ आदतों का एक मजमुआ है। हम आज उर्दू, पश्तो, पंजाबी आदतन बोलते हैं। हम जापानी बोलते हुए तो नहीं बड़े होते, क्योंकि हमने सुना नहीं है। तो क्योंकि हम आदतन गरीब हैं, तो हम गरीब हैं। मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूं। दुनिया का पर कैपिटा, दुनिया का अगर आप पर कैपिटा निकाले तो $10,300 साल है। सिंगापुर का $55,000 साल है। लक्समबर्ग का $1,12,000 साल है। उनके सर पे मैं गया था मिलने, सींग देखने के लिए, नज़र नहीं आए कहीं। हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे काम करते हैं। जिस इलाके से मोनिस भाई शिफ्ट हुए वापस, ये अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, वहाँ पर $1,20,000 अगर आप कमाते हो तो आप गरीब कंसिडर किए जाते हैं। आपको हुकूमत अपार्टमेंट देती है कि भाई ले लो, गरीब आदमी हो। उस मुल्क में अगर इस सब के बावजूद अगर इस मुल्क में $1,000 साल इनकम हो तो नीचे जाने की जगह कहाँ है? कॉन्गो बनने जाएंगे, ऊपर ही जा सकते हैं। तो एवरेज इनकम बड़े आराम से, जब दुनिया की 10,300 है, तो मेरे जो ज़हीन स्मार्ट बच्चे हैं उन्होंने क्या गलती की है? उनकी कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर दे। पुरानी सोचों से हमें आज़ादी लेनी है।
हमें ये याद रखना है कि दुनिया का 8 बिलियन में से पाकिस्तान सिर्फ 2.7% है। 97.3% दुनिया पाकिस्तान से बाहर रहती है। पाकिस्तान में खुदा के वास्ते नौकरी ढूंढना बंद कर दें, पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढें, उसी नौकरी के आपको 5 से 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर हमने पढ़े लिखे नहीं, हमारी IQ कमज़ोर है, तो जब टांग टूटती है तो नकली टांग लगवाते हैं। अब अकल टूटी हुई है तो आर्टिफिशियल अकल लगवा लें, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको लगवाइए, इस्तेमाल कीजिए, आदतन डालिए कि जी हर काम करने से पहले मैंने AI से पूछना है। आप मेहनत पैसे कमाने के लिए करते हैं तो कम पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा भी कमा सकते हैं। उतने ही घंटे काम करना होगा, उतनी ही मेहनत करनी होगी, शायद उससे कम करनी पड़े। और इल्म की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अब अमल, जिसके लिए कहा कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न है न नारी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई, आपसे हम थोड़ा सा यानी एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। आप हमेशा यूथ के साथ इंगेज रहते हैं और अभी आपने यूथ एरेना भी सजाया हुआ है, तो यूथ इस पूरी यानी डिजिटल पाकिस्तान के कंसेप्ट को, डिजिटलाइजेशन को, AI को किस नज़र से देखती है और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने लिए तलाश करती है या परसीव करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो सबसे पहले यूथ से जो इंटरेक्शन का हवाला है वो बनो काबिल ही है। और मैं आपको एक बात कहूँगा कि ज़ाहिर बनो काबिल प्रोग्राम जब शुरू किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं, आप उसके CEO हैं और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह फैला है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये असल क्रेडिट जो है ना जमात इस्लामी और अलखिदमत को तो जाता होगा, लेकिन इस बात का जो यकीन दिलाया है कि इस यूथ में इतना पोटेंशल है, आप यकीन कीजिए इसी यूथ ने दिलाया है। और मैं आपको ये बात बिला मुबालगा कह रहा हूँ। यानी नवीद भाई अगर मुझे सेकंड करें तो हमने ये प्रोग्राम शुरू करते हुए 1500 बच्चों को ट्रेनिंग देने का सोचा था। शुरू के अंदर ऐसे ही था, लेकिन जब 80,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए, हमने हाफिज साहब से कहा कि रोक दें क्या इसकी रजिस्ट्रेशन? उन्होंने कहा नहीं, अब रोको नहीं। हमने कहा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। तो इस बात का यकीन दिलाया कि इस यूथ में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। फिर हमें लगता था कराची के फला इलाके के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, वहाँ कम होगा। शाहिद भाई, पता ये चला कि हर जगह से जौक दर जौक बच्चे बच्चियाँ चले आते हैं। फिर हमें लगा कि लड़कों में होगा, लड़कियों में कम होगा। तो ये हमारी बच्चियों ने साबित किया कि वो कई जगहों पे तो वो लड़कों से ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल था और निकले। और फिर हमने जब क्लासें शुरू की, मुझे ये था कि ठीक है शुरू कर दिया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आप यकीन कीजिए कि इस बात की हिम्मत, हौसला इन्हीं बच्चों ने दिलाया कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी जान है। हमें भी हिम्मत हुई, हमें भी हौसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बनो काबिल प्रोग्राम की कामयाबी का सारा क्रेडिट जो है वो हमारे यूथ को जाता है। और फिर जिस तरह मैं और एक और बात आगे बढ़ाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब ये बनो काबिल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था तो फिर हम यही सोचते थे कि ठीक है कराची के मखसूस हालात हैं, वहाँ तो हो, शायद पंजाब में ना हो, शायद KP में ना हो। ये बात भी गलत साबित हुई। आप बताएं ना, मानसहरा से लेके सियालकोट से लेके लाहौर से लेके जाफराबाद से लेके और आप नाम लेते जाइए तो आप देखते हैं कि हैरान और परेशान हैं कि एक सोशल मीडिया पे इश्तिहार आता है, 2 बिलबोर्ड्स लगते हैं और हज़ारों तलबा और तालिबात निकल आते हैं, मैदान में बैठते हैं, टेस्ट देते हैं। तो ये वो पोटेंशियल है, ये वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है। हमारी कुलीगें बहुत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। तो कोई भी कारोबारी आदमी होता है, पोटेंशियल देखता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक इतनी ज़बरदस्त ज़रख़ेज़ ज़मीन है और वो ज़रख़ेज़ ज़मीन बार बार साबित करती है कि हम अहल हैं, हमें एक थोड़े से पुश की ज़रूरत है, थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। और मैं आपको एक और बात अर्ज़ करूँ कि मेरा चूँकि मीडिया और IT से दोनों, एक अमेरिकन कंपनी को मैं पाकिस्तान में रन करता था और उनके पूरे दीगर ममालिक में मुख्तलिफ दफातर होते थे। और rozi.pk का भी मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। मेरा ज़्यादा काम जो है ना वो हायरिंग होता था और कि फ़लाँ टेक्नोलॉजी के लिए बंदे चाहिए। और जो हमारा अमेरिका का ऑफिस होता था सियाटल में, वो वहाँ बैठ के गोरे जो है उनकी इंटरव्यूज़ करते थे। हम जो है रिसोर्सेज को जमा करके अपने लिहाज से
उनको आप यूँ समझिए कि सॉर्ट आउट करके हम भेज देते थे। तो हमने गालिबन रोज़ी की सॉर्टेड अपने कुछ कैंडिडेट्स भेजे, तो उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ किए। तो एक उन्होंने इंटरव्यू करके भेजा है, बोले यार कई ऐसे होते थे, मैं हैरान रह गया कि यार इसको तो हमने बड़ा ऐसे ही डाल दिया था। ये कराची के किसी गरीब से इलाके का एक लड़का था, जब वो हमसे मिला था तो हम इतने मुतासिर भी नहीं हुए थे, क्योंकि हमने अपनी गिनती पूरी करने के लिए डाल दिया था उसका नाम। तो वो गोरे बड़े मुतासिर हुए। उसने कहा यार इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जब मैंने उसको दोबारा बुला के इंटरव्यू किया एक और दफ़ा फाइनल करने के लिए, तो उसने बताया कि वो गालिबन किसी मजदूर या किसी ऐसे फ़र्द का बेटा था, बड़ी मुश्किल से किसी ने बता दिया, और हमने उसको 2014 में हमने उसको 3.5 लाख रुपए की जॉब पे रखा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक घर में एक बच्चा, वो इतना अहल था कि जिसपे गोरे मुतासिर हो गए, और शायद हम नहीं हुए थे मुतासिर। तो ये पोटेंशियल है, और ऐसी कई मिसालें। और आप सब हमारे साथ बैठी हुई ये सारी रिसोर्सेज हैं, ये रोज़ाना ऐसी जो है हमारे जो कोलीग्स हैं ये देखते हैं कि किस किस तरह के लोग सामने आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, ये रेहान भाई ने भी बिल्कुल बात की कि ये रोज़ाना उगने वाली खेती है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो मुझे तो हैरत जो है ना, यही लोग यकीन दिलाते हैं। मैं किसी ख्वाजा खेला या पता नहीं कहीं जा रहा था, हमारे कुछ साथी मिले, वो मुझे ले गए कि आप खाना खिलाएं, हम आपको खाना खिलाते हैं, आप बैठें। मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा भाई हम तो जेम स्टोन्स का, शायद सुन भी रहे हो, हम तो जेम स्टोन का काम करते हैं। तो वो ले गए, उन्होंने दिखाया अलमारियों में से निकाल के ये। तो मैंने कहा बेचते कैसे? कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ख्वाजा खेला, हम आए कराची से। मैंने कहा कैसे बेचते हैं? उन्होंने दिखाया, ये देखें ईबे, ये देखें अमेज़ॉन, ये देखें। उन्होंने बाकायदा मुझे बताया कि ये एक एक पत्थर इतने इतने डॉलर का बेचते हैं। हमने कहा कैसे सीखा? उन्होंने कहा इसी तरह बनो काबिल और बनो काबिल जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम से। तो शाहिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा पोटेंशियल है और ये इतनी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि पाकिस्तान का जो डिजिटल मुस्तक़बिल है ना, उसकी अगर कोई सबसे बड़ी कोई हमारे पास सरमाया है, वो 60% नौजवान है। और शायद पूरी दुनिया के अंदर मैं नहीं देखता कि इतनी बड़ी तादाद में इतना पोटेंशियल जिसको पूरी दुनिया मानती है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा एकेडेमिया का भी एक इंसाइट शामिल कर लूँ। डॉक्टर हम्माद अलीज़ई लम्ज़ ज़ाहिर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, और उसका कोई हाई एंड हो सकता है तो वो उसका IT है, और उसका फैकल्टी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। तो हम्माद भाई, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो तालीमी इदारे हैं, क्या वो इस नए चैलेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, इस नई अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या इसे एक थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं? और एज अ रिसर्चर, एज एन एकेडमिशियन, आपका इसमें यूथ के लिए क्या टेक है? जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सब दोस्तों ने बात कर दी है काफ़ी जामे तौर पे। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं। एक उसका है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उसमें हम इंटरनेट स्पीड और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तीसरा है गवर्नेंस। तो कोशिश बहुत की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों सेक्टर्स में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। और जो गवर्नमेंट की कमी है वो आपके जैसे बनो काबिल प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम के तहत प्राइवेट सेक्टर या NGO सेक्टर उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ तक सवाल है कि क्यों हम अपने वादे को पूरा नहीं कर सके डिजिटल पाकिस्तान, तो आई थिंक कि उसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। ये जो हमारी 60-70% नौजवान आबादी है, ये बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, ये कम नहीं होगी। यहाँ पे कोई आबादी का कंट्रोल नहीं है हमारे मुल्क में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जवान मज़ीद बढ़ेंगे। मसला जो आता है वो मैक्रो लेवल पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे है। आ जाएंगे आज वज़ीर आज़म साहब, बड़ी बड़ी स्कीमें खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, नौजवान भी ट्रेन हो जाएंगे, लेकिन आपको देखा किस तरह जाता है, इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार है। ठीक है, अभी इस टाइम पे जो मेन फोकस है वो इस्तिस्ना चाहिए। ये बात करने के बाद शायद मुझे भी इस्तिस्ना दरकार होगा घर वापस पहुंचने के लिए। तो ये जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है, ये मेन मसला है इस मुल्क का। और जहाँ तक एकेडेमिया की नज़र से मैं अगर इसको देखूँ, बात को बहुत मुख्तसर करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्त बैठे हैं, मैं इसको इस नज़रिए से बयान करूँगा कि हम कैचअप गेम थोड़ी सी खेल रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आगे बढ़ते जा रही है और हम उसको बहुत आस्ता आस्ता उसके पीछे चलते जा रहे हैं। उस हवाले से मैं बनो काबिल प्रोग्राम के लिए भी, चूँकि आप उसको लीड करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़रूरत है कि जो स्किल्स आप पढ़ा रहे हैं
यहाँ पे इंडस्ट्री के इतने अहम लोग बैठे हैं, उसमें से बहुत सी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गई हैं, उनका अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहा। तो जैसे कहते हैं ना, AI को एम्ब्रेस करना होगा, वो आपको मज़ीद ऑगमेंट करती है, हम इसे कहते हैं, को मज़ीद सलाहियत आपकी उजागर करती है, तो उसको दोस्त बनाना होगा। और आपने यूनिवर्सिटीज़ भी इस पे कोशिश कर रही हैं किस तरह हम AI को अपने करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट करें। तो हमें जितने भी ये बनो काबिल वगैरह इस तरह के जो प्रोग्राम जमात इस्लामी कर रही है, उसमें अब दोबारा से रिविज़िट करना होगा कि उसके करिकुलम को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, वरना फिर ये कैच अप गेम हो जाएगी। आपने जितने जवानों को ट्रेन किया वो शायद आगे जाके उनकी ज़रूरत ही ना हो। तो इस पर भी एक इम्पैक्ट स्टडी भी करनी चाहिए कि बनो काबिल प्रोग्राम आगे जाके उसकी ट्रांसलेशन इकॉनमी में, नौजवानों की जॉब्स में किस तरह हो रही हैं। तो अगर सलूशन की तरफ जाया जाए शाहिद भाई, तो हमें मेरे ख्याल में जिस तरह हम कहते हैं ना मिसाक जमहूरियत, पता नहीं वो तो हुआ कि नहीं हुआ, मिसाक IT करना होगा। 10, 15, 20, 25 साल के लिए हमें इस चीज़ को कांस्टेंट एक पॉलिसी के तहत चलना होगा। उसके साथ साथ हमारा टैक्सेशन का निज़ाम IT सेक्टर के लिए बहुत बिगड़ा हुआ है, किताबों में है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और आखिरी जो है हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर IT का, ई-कॉमर्स, अभी भी पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है, इस तरह अभी भी आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें ना तो बहुत मुश्किल है। कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, कितने लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे जो हर जगह पे मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जिनका कसूर नहीं है वो इस मुल्क के 70% नौजवान हैं जो इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे ही हम थोड़ी सी अलाइनमेंट करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो मैं दो चीज़ें अब आपसे एक सिंगल लाइन में जानना चाहूँगा, और मैं रेहान भाई से शुरू करूँगा क्योंकि वो ना सिर्फ इसके लिए एडवोकेसी करते हैं, यानी पाकिस्तान में इसके चैम्पियन समझे जाते हैं, हम सब भी उनसे सीखते हैं। रेहान भाई, एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन कोई एक अगर आप सजेस्ट करें या आपके इख्तियार में हो तो वो क्या होनी चाहिए? एक आप पॉलिसी इंटरवेंशन बताएंगे, और एक जो हमेशा आप नौजवानों को एक क्रंच में एक पैगाम देते हैं, वो पैगाम आपका क्या होगा? उसके बाद हम बाकी पार्टिसिपेंट की तरफ जाएंगे। टाइम कम है, लेकिन एक जो चीज़ आपको इस वक्त हर आदमी को करनी चाहिए, एम्ब्रेस करें AI को, AI से दोस्ती करें। हर फ़ोन की घंटी पे होना चाहिए कि कुछ करने से पहले AI से पूछो, कुछ करने से पहले AI से पूछो, बीवी से बात करने से पहले AI से पूछो, अब्बा से बात करने से पहले AI से पूछो, बॉस से बात करने से पहले AI से पूछो, डॉक्टर से बात करने से पहले AI से पूछो। इसलिए कि इसमें आइंस्टाइन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, गांधी, जिन्ना सब बैठे हुए एक साथ। तो ये एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है हमारे जैसे मुल्क के लिए जो पीछे रह गया। हम छलांग लगा के आगे जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी चीज़ें आज तक इन्वेंट हुई हैं वो दोबारा री इन्वेंट होनी चाहिए। रोज़ी नया बनने जा रहा है, गूगल नया बनने जा रहा है, ऊबर, करीम, जितने नादरा, हर चीज़ ने री इन्वेंट होना है आपके लिए। और सारी दुनिया एक जगह खड़ी है, किसी को भी AI नहीं आता। ये बड़े मज़े की बात है कि सब अपने खुद सीख रहे हैं, क्योंकि AI खुद सीखती है, इसको सीखा इस तरह से नहीं जाता। अब जो इंजीनियर्स चाहिए थे वो नहीं चाहिए। वाइब कोडिंग ने इस महीने आके हर चीज़ ऊपर से नीचे कर दी है। गूगल स्टूडियोज़ में जाइए, जूम की कॉपी बना लीजिए, ऊबर की कॉपी बना लीजिए, 15 मिनट के अंदर हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। अनबिलीवेबल रिजल्ट हैं, और ये फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है, फिनोमिनल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम छलांग लगा के जाएं, वाई कॉम्बिनेटर पे जाएं, एंटलर पे जाएं, पैसे पकड़ें, स्टार्टअप्स क्रिएट करें और पागलों की तरह स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करें। ये 2 इस वक्त अपॉर्चुनिटी हैं जो कि हमें आंख बंद करके छलांग लगाना चाहिए। जैसे बिजली को फ़ायदा नहीं उठाया, इंटरनेट से फ़ायदा नहीं उठाया, मोबाइल फ़ोन से नहीं फ़ायदा उठाया, खुदारा AI से फ़ायदा उठाना। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है हमारे सामीन जो हैं वो ये नोट कर रहे होंगे और अभी वो AI पे कुछ ना कुछ जो है वो पूछ रहे होंगे। मोनस भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या वो की इंटरवेंशन आप समझते हैं, यानी हुकूमती सतह पे या स्टेट लेवल पे? और बाकी आपका नौजवानों के लिए एक पैगाम, जिस तरह से यानी रेहान भाई तो नौजवानों के लिए नहीं सब के लिए पैगाम देते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली नौजवानों के लिए भी आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा इसमें? रेहान भाई की जो बातें थी मेरी भी वही बातें, एब्सोल्युटली राइट। पर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ, जब बात करते हैं फ्रॉम डिजिटल पाकिस्तान की, इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो नॉलेज है
जो कि आपके फ़ोन पे आ गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके फ़ोन पे है, रिहान भाई ने बात की है। दूसरी इकॉनमी का है पेमेंट्स, जो डिजिटल जो पेमेंट्स इकॉनमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर नॉलेज आ गया है ऑनलाइन तो पेमेंट्स भी ऑनलाइन लाजमी है। हम रोते रहते हैं कि पेपैल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं, वो ऑब्सलीट होती जा रही हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी नौजवान हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन पे कोई वॉलेट नहीं है, इजी पैसा, जैज़ कैश, एलाइड बैंक नहीं है, तो दिस इज़ अ ट्रेजेडी। आप फ़ौरन इंस्टॉल करें, उसके ज़रिए आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, ग्लोबल इकॉनमी के साथ आपका लिंक होगा, क्योंकि जो डिजिटल नॉलेज है और डिजिटल जो पेमेंट्स हैं हैंड इन हैंड जाते हैं, और इसके ही ज़रिए हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। नवीद भाई, एक तो क्लोजिंग रिमार्क्स मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से आ जाएं, क्योंकि असल में पैनल तो आपने मॉडरेट करना था। तो और दूसरा ये कि आप क्या देख रहे हैं नौजवानों के लिए, एक तो कोई आपकी तरफ से पैगाम, और मैं चाहूँगा कि आप हाफिज़ नईम साहब की तरफ से भी, जो ये बनोकाबिल का पूरा इनिशिएटिव था और इस वक्त जो हम पाकिस्तान में इसको एक एक्सटेंसिवली लेके चल रहे हैं, और जिस तरह सलमान भाई ने जिक्र किया कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, तो इन दो चीज़ों को आप अगर एड्रेस कर दें तो इसके बाद हम कंक्लूड कर लेंगे। देखें, इस इज्तिमाई आम का उन्वान क्या है? बदल दो निज़ाम। और जहाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान को अपनी कदर पहचाननी चाहिए, अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए, और खिरद का जो है वो, लेकिन ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हुकूमत का एक किरदार होता है। चाइना में 800 मिलियन लोग अगर ख़त गुर्बत से ऊपर आए हैं तो वो उनको एकदम से आवाम को रियलाइजेशन की वजह से नहीं आए हैं, हुकूमती इंटरवेंशन की वजह से आए हैं। और मैं चाहूँगा कि हुकूमती जो आपका सवाल भी था, हुकूमती इंटरवेंशन ये होगी कि वो प्रायोरिटी नंबर 1 डिक्लेयर करे कि यूथ की डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है, ये उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। वो इस वक्त कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर हो तो मुझे बताएं कि पिछले 25 साल में कितनी आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कितने एडिशनल आईटी ग्रेजुएट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। हमारे पड़ोस में आईआईटी है, 12.5 लाख लोग हर 6 महीने बाद एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं। हमारे यहाँ 7,000, 8,000, 10,000 लोग ये काम कर रहे होते हैं। हमें बहुत आगे जाना है, हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ेगा, ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन है। दूसरी चीज़ जो मैसेज की बात है यूथ के लिए, यूथ क्या पूरी आवाम को, खुसूसन यूथ को अपने लीडर को पहचानना होगा। अगर सही ऑनेस्ट लीडरशिप जो उसके साथ मुखलिस है, दयानतदार है, सही रास्ते पे लेके चलना चाहती है, उसको पहचानिए, धोखा मत खाइए। हमने 78 साल से धोखा खाया है, अपनी लीडरशिप से धोखा खाया है। हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में आपके पास एक लीडरशिप मौजूद है, जो एक विजन मौजूद है, और जो कि बदल दो निज़ाम लेकर के चलना चाहती है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी। हम पोटेंशियल अपना न सिर्फ हासिल कर सकेंगे बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया आप सबका, सामीन आपका भी शुक्रिया। और ये जो पॉइंट्स आए हैं इंशाल्लाह हम इसको कंपाइल करके अपने पैनलिस्ट से भी शेयर करेंगे, और कल किसी वक्त जो है वो हम इसको एक यानी डिक्लेरेशन की सूरत में इस इज्तिमा में प्रेजेंट करेंगे। आपका सबका, हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया।